देवरानी के हिस्से किचन और जेठानी के हिस्से घर। चलो, मैंने घर की साफ सफाई तो अच्छे से कर दी है। अब मैं थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने कमरे में जाती हूँ। कोमोलिका ऐसा सोचकर अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी उसकी देवरानी नीलम रसोई से गंदे पैर लेकर बाहर आती है, जिससे फर्श गंदा हो जाता है। अरे, गंदे पैर यहाँ से वहाँ क्यों लेकर घूम रही हो? क्या चाहती हो तुम? अभी अभी मैंने पूरे घर की साफ सफाई की है और तुमने दोबारा से घर का फर्श खराब कर दिया। अरे जेठानी जी, अब मैं हवा में उड़कर तो नहीं जा सकती ना, मुझे पैरों के बल पर ही जाना होगा। और फिर आपने सफाई की है तो मैं क्या करूं? इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ वहाँ टहल ही नहीं सकती। बात तो सही कही है तुमने, तुम यहाँ वहाँ टहल ही नहीं सकती क्योंकि ये घर मैं साफ करती हूँ, ना कि तुम। जैसे तुम मुझे रसोई में घुसने नहीं देती हो, वैसे ही अब मैं तुम्हें यहाँ से वहाँ घर में अंदर घूमने नहीं दूंगी। जितना हक आपका इस घर के ऊपर है, उतना ही मेरा भी इस घर के ऊपर है। भूलो मत, इस घर को मेरा पति चलाता है, ना कि तुम्हारा निठल्ला पति। तुम्हारा बेरोजगार पति बस यहाँ से वहाँ काम ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन उसे आज तक कोई नौकरी नहीं मिली। देखो जेठानी जी, मेरे पति के बारे में बोलने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको जो कहना है मुझे कह दीजिए, मेरे पति के बारे में मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी। अरे देखो तो सही, आई बड़ी पति वाली। तेरा पति होने से पहले वो मेरा देवर है। और हाँ, इस घर पर तुमसे ज्यादा हक मेरा है क्योंकि मेरा पति इस घर की जिम्मेदारियों को संभाल रहा है। अरे चाहे आपका पति इस घर के खर्चों को देख रहे हों, लेकिन आपके पति और मेरे पति दोनों भाई हैं और दोनों एक समान हैं। मेरे सामने अपनी इस कैंची जैसी जुबान चलाने की जरूरत नहीं है देवरानी। देवरानी हो, देवरानी की हैसियत से ही रहो। कोमोलिका और नीलम दोनों की आवाज सुनकर उनकी सास ललिता फौरन अपने कमरे से बाहर आती है और चिल्लाकर कहती है, हे भगवान, तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। अरे तुम दोनों ये हिस्से घर का काम बांट जो रखा है, और अब क्या करना चाहती हो तुम? रोजाना रसोई और घर के पीछे लड़ाई करती रहती हो। तुम दोनों को आए हुए इस घर के अंदर अभी कुछ ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, पर लड़ ऐसे रही हो कि बरसों से रह रही हो। माँ जी, आप हमेशा मुझे ही बोलते हो, अपनी छोटी बहू को कुछ नहीं बोलती हो। बड़ी बहू, मैं सिर्फ तुझे ही नहीं तुम दोनों को ही बोल रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है माँ जी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। जेठानी जी को समझा दीजिए कि मेरी रसोई के अंदर एक कदम भी न रखे। नीलम ऐसा कहकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। देख रही हो माँ कि छोटी होने के बाद भी कितने तेवर हैं इसके। तेवर तो तुम दोनों में से किसी के भी कम नहीं है। बड़ी बहू, अब तुम भी अपने कमरे में चली जाओ। ललिता अपने कमरे में चली जाती है तो कोमोलिका भी अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन शाम को कोमोलिका को मैगी खाने का बहुत मन करता है। बहुत जोरों से भूख लग रही है, किचन में जाकर थोड़ी सी मैगी बनाती हूँ। कोमोलिका रसोई के दरवाजे के पास ही आती है कि तभी नीलम उसे रोक देती है। अरे अरे, कहाँ जा रही हो रसोई के अंदर? कितनी बार मना करा है जेठानी जी, ये रसोई मेरी है और इस रसोई में आपको आने जाने का कोई अधिकार नहीं है। नीलम इस तरह रसोई पर रौब जमा कर दिखाती है। मुझे तुम्हारी यही आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब तुम रसोई से बाहर आकर दिखाना, मैं तुम्हें बाहर आने ही नहीं दूंगी। कोमोलिका ऐसा कहकर लिविंग एरिया में ही बैठ जाती है, जिसके बाद नीलम अपनी मैगी बनाकर लिविंग एरिया में आती है और टीवी ऑन करती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टीवी देखने की? ये टीवी मेरा है और मैं ही देखूंगी। ये टीवी तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी है। कहा ना, ये टीवी मेरा है और ये नहीं चलेगा इस वक्त। कोमोलिका ऐसा कहकर टीवी का स्विच ऑफ कर देती है। दोनों ही चूहे बिल्ली की तरह लड़ने लगती हैं। फिर से अपनी छोटी और बड़ी बहू को लड़ते हुए देख ललिता को बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है। शाम के वक्त जब उनके दोनों बेटे वापस आते हैं तो उन्हें आए हुए 5 मिनट भी नहीं होते कि ललिता घर के अंदर ही पंचायत लेकर बैठ जाती है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इस बात का आज हल करना ही होगा। आज तो पंचायत होकर ही रहेगी। छोटी बहू, तुम्हें अपनी जेठानी का रसोई के अंदर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि आज के बाद तुम और तुम्हारा पति रसोई में ही रहेंगे। ये सुनकर नीलम और करण दोनों ही हैरान रह जाते हैं। तभी करण कहता है, अरे माँ, इन सब में आप मुझे क्यों पीस रही हो? अरे तू तो चुप ही हो जा। तूने वो कहावत तो सुनी ही होगी, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तेरा भी वही हाल है और तेरे भाई का भी। ललिता के ऐसा कहने पर करण एकदम से चुप हो जाता है, जिसके बाद ललिता अपनी बड़ी बहू से कहती है, बड़ी बहू, तुम्हें छोटी बहू का घर के अंदर यहाँ वहाँ टहलना पसंद नहीं है और उसका घर के सामानों को हाथ लगाना भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये सब तुम्हारे पति की कमाई से आया है ना। इसीलिए आज के बाद तुम कमरे में ही रहोगी।
तुम लिविंग एरिया में ही रहोगी, वहीं पर सोगी, खाना पीना वहीं होगा तुम्हारा और तुम्हारा पति का। ललिता इस तरह देवरानी के हिस्से में रसोई कर देती है और जेठानी के हिस्से में घर कर देती है। दोनों बहू अपनी सास की बात मान लेती हैं, जिसके बाद नीलम अपने पति करण के साथ रसोई में ही बिस्तर लगाकर सोती है, तो वही कोमोलिका लिविंग एरिया में अपने पति के साथ रहने लगती है। लेकिन वहां रात को उसे बहुत मच्छर काटते हैं। अजी, आप यहाँ बहुत गर्मी लग रही है और गर्मी के साथ साथ यहाँ पर मच्छरों ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। जरा सी आंख लगती नहीं कि मच्छर आकर काट जाता है। हे भगवान, यहाँ लिविंग एरिया में मैं कैसे रहूंगी? ये सब तुम्हारा किया धरा है, अब भुगतो और मुझे सोने दो प्लीज। बेचारी कोमोलिका को रात भर नींद नहीं आती है, जिसकी वजह से उसका मूड और खराब हो जाता है। पति तो तैयार होकर ऑफिस चला जाता है, पर बेचारी कोमोलिका पूरा दिन चिड़चिड़ी रहती है। उस दिन कोमोलिका ने अपने पति से बाहर से खाना मंगवाया था, तो वहीं नीलम सिर्फ अपनी सास और अपने पति का खाना खाकर अपने पति के साथ रसोई में ही सोती है। उसे भी वहां बहुत मच्छर काटते हैं। ऐसे ही कोमोलिका बाहर लिविंग एरिया में सोती है और दोनों पति पत्नी बाहर से ही मंगाया हुआ 3 वक्त का खाना खाते हैं। तो वहीं किचन में नीलम अपने पति के साथ रहती है और दोनों को ही अपनी जगह पर परेशानी हो रही थी। एक रात को फिर नीलम परेशान होकर कहती है, हे भगवान, मुझसे सोया नहीं जा रहा, अब मैं क्या करूं? बार बार मच्छर आ रहे हैं और काट रहे हैं। करण जी, आप तो घोड़े बेचकर सो रहे हो। करण तो नींद का दुखियारा था, वो चुपचाप सो जाता है। लेकिन वहीं उज्जवल अपनी पति कोमोलिका को गुस्सा होकर कहता है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे ये सजा भुगतनी पड़ रही है। अगर तुम इतना ऐंठबाजी न करती नीलम के साथ तो शायद ऐसा नहीं होता। उज्जवल ऐसा कहकर सोने की कोशिश करता है, पर बेचारा वो भी कच्ची नींद लेता है। अब रोजाना उसे लिविंग एरिया और रसोई के अंदर ही सोना पड़ता है, जिससे उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इधर अब उनके पास प्राइवेसी भी नहीं बची थी। कभी माँ जी अपने कमरे से बाहर आ जाती हैं तो कभी कोई, हम दोनों एक साथ तो सो भी नहीं सकते। करनी का फल भुगतो अब। इधर नीलम अपने पति से कहती है, अरे यार, इतनी महक हो रही है किचन में मसाले की, मुझसे तो सोया ही नहीं जा रहा। ऊपर से ये किचन इतना छोटा है कि आराम से सोया भी नहीं जा रहा। तुम्हें अब मसाले की महक और किचन के छोटे होने की शिकायत हो रही है? हाँ, भाभी से लड़ते वक्त तुमको ये सब याद नहीं आया कि तुम्हारे साथ ऐसा भी हो सकता है? तुम्हारे साथ साथ मुझे भी ये सजा भुगतनी पड़ रही है। अपने अपने पतियों की ऐसी बातें सुनकर नीलम और कोमोलिका दोनों उस रात अपनी गलतियों पर पछता रही थी। अगले दिन सवेरा होते ही दोनों ने पतियों की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है तो वो बताता है कि बाहर का खाना खाने से उज्जवल का पेट खराब हो जाता है और मच्छरों के काटने से करण को डेंगू हो जाता है। इसके चलते देवरानी जेठानी को अपनी गलती का एहसास होता है। जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बेकार में ही आपसे ये जिद करी कि आप रसोई में नहीं आओगी, क्योंकि सबको मेरे हाथों का खाना पसंद है। देवरानी जी, मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा ज्यादती की है। तुम्हें घर के अंदर यहाँ वहाँ कहीं घूमने नहीं दिया। इस तरह दोनों अपने एक दूसरे से माफी मांगती हैं और उसके बाद अपनी सास से इस नियम को हटाने के लिए कह देती हैं। तो सास कहती है कि ना बाबा ना, मैं कैसे मान लूं कि अब तुम दोनों ऐसे रसोई और घर के लिए नहीं लड़ोगी। नहीं माँ जी, हम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम आपके सामने एक दूसरे से माफी मांगते हैं। जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं देवरानी जी, ये सारी गलती मेरी है, मुझे माफ कर दो। अरे वाह, दोनों कुछ रातों में इतना सुधर गई। चलो, अब तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो ही गया तो मैं भी माफ कर देती हूँ। अब से तुम दोनों बहनों की तरह रहो, किचन में दोनों साथ में काम करो, घर में दोनों घूमो। लेकिन आइंदा अगर दोबारा से तुम दोनों लड़ी तो यही नियम दोबारा से तुम पर लागू कर दूंगी। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं होगा। जी माँ जी, अब ऐसा नहीं होगा। अपनी बहू को अपनी गलती का एहसास होते देखकर सास भी मुस्कुरा देती है और फिर उस दिन के बाद से देवरानी जेठानी दोनों मिलकर घर को संभालती हैं।